Hello guys, so welcome back again in this video. So ये NCERT क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 4 जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में है। तो इसमें लास्ट वीडियो में हमने होमोलॉगस सीरीज के बारे में पढ़ा था। ओके, सो अभी जो अभी क्या कहते हैं इसमें आगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी कार्बन कंपाउंड्स इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लास्ट वाले में आपने ये देखा था कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, उससे रिलेटेड जो भी उसके थे वो कॉन्सेप्ट थे वो सब पढ़ा था। और फिर हमने वो भी पढ़ा था कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं ना। तो उसमें फंक्शनल ग्रुप में कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, ये सब के आगे जो सफिक्स और प्रीफिक्स लगता है ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ा था। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो इस वाले सेक्शन में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर इसमें आगे ये बता रहा है कि जो बहुत सारे फ्यूल्स हम लोग यूज करते हैं वो या तो कार्बन होते हैं या तो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। और फ्यूल को हम लोग क्या करते हैं, कंबसन करते हैं, राइट, उसको जलाते हैं। तो हमें कार्बन कंपाउंड के कंबसन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ओके, सो अगर कंबसन की बात करें सो केमिकल प्रॉपर्टीज में कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला कंबसन आता है। तो अगर कार्बन कंपाउंड को आप हम मान लो इसको इसका कंबसन करते हैं तो क्या होगा, तो कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म बर्न इन द ऑक्सीजन टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन या कार्बन के कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द हीट एंड लाइट। तो हीट निकलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ द मतलब हीट भी निकलेगी और लाइट भी शो होगा और CO2 गैस निकलेगी। तो कोई भी कार्बन और उसके या किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 गैस निकलेगी, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। तो ये इसके प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर बर्निंग। सो मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि अदर कंपाउंड के कंपैरिजन में लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट और लाइट को प्रोड्यूस करते हैं ऑन बर्निंग। सो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्न अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं वही ये कार्बन कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं तो उसमें भी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन गेन करती, राइट, ऑक्सीजन अगर वो गेन करती है कोई भी एलिमेंट तो ये कहा जाता है कि इस एलिमेंट का या इस एटम्स का ऑक्सीडेशन हो गया है। और जब ऑक्सीजन को लूज करेगी तो उसका रिडक्शन होता है। ओके, तो ये ऑक्सीजन के रेफरेंस में था जो कि हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे 3 एग्जांपल लिया है। तो कार्बन को, बेयर कार्बन लिया, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो CO2 गैस बना और हीट और लाइट ये निकलेगी। फिर हमने मीथेन को लिया, मीथेन भी एक फ्यूल ही होता है। तो मीथेन को भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करोगे तो CO2 गैस और H2O बनेगा और हीट और लाइट निकलेगी। ओके, फिर आप ये क्या है, 2 कार्बन है और OH ग्रुप है, राइट। तो ये एथेन और OL तो मिलकर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो एथेनॉल हुआ। एथेनॉल को भी आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो CO2 H2O और हीट और लाइट निकलेगी। सो बैलेंस द लेटर 2 रिएक्शन। तो पहली 2 ये रिएक्शंस तो बैलेंस है, बट हो सकता है इसमें बैलेंस नहीं हो। तो इसको बैलेंस करने के लिए मतलब वही बोला कि इसको हमने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग रिएक्शंस की बैलेंसिंग कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन की वो हमने पढ़ा था। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जो ये एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक कार्बन है, सही है। इधर O2 है, इधर O2 है, ये भी सही है। और नहीं, इधर O2 है, इधर 3 O2 है, राइट। इधर ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, इधर 2 ही हैं। और इधर हाइड्रोजन के 2 हैं और इधर मतलब इधर हाइड्रोजन के 4 हैं और राइट हैंड साइड में 2 हैं। तो यहाँ पे 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। तो ऑक्सीजन के 2 इधर 4 हो गए और इधर 2 है तो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया।
तो ये बैलेंस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो सबसे पहले यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके कार्बन 2 कर देते हैं। तो कार्बन 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 और एक 5, 5 ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 5 है, तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है। ओके, सो तो इधर 3, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन हो गया अभी 2 लिखने के बाद। तो आप देखोगे सो इसमें तो इधर 5 है, तो इधर पहले हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर अच्छा, इधर अगर मान लो 3 से नहीं, ये 2 ऑक्सीजन है तो ये 1 है, राइट। तो 1 इधर है तो 4। सो इधर अगर हमने 2 ले लिया तो 2 दूना 4, 1 5 इधर हो गया और 2 1 5 है, राइट। तो ये हो गया 5 ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ से 5 ऑक्सीजन हो गया, 5 ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में इधर 6 है और इधर 3 है। ओके, मतलब 2 ही है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। तो 6 हाइड्रोजन इधर हो गया। अब ऑक्सीजन को हमें फिर से बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना हो गया, 3 है ना, तो 7 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे 3O2 लिखना पड़ेगा। तो 3O2 लिख दिया। अब 3O2 लिख दिया तो 6 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 3 था, तो 3 और ये 4 7 ऑक्सीजन और फिर बाकी सब ऐसे बैलेंस हो गया। ओके, सो इस तरीके से हो गया। आपकी इसमें 2 एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.3 और एक्टिविटी 4.4। सो इस एक्टिविटी में 4.3 में कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि एक्टिविटी नीड द टीचर्स का असिस्टेंस ज़रूरी है इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 4.3 में, कि आपको कार्बन के कुछ कंपाउंड लेने हैं। तो जैसे नेफ्थलीन और कैम्पोर मतलब कपूर और एल्कोहल, ये 3 कंपाउंड लेना है 1 by 1 ऑन ए स्पेटुला एंड बर्न देम, और उसको बर्न करना है। ओके, और हमें किस तरीके का वो फ्लेम निकलता है वो ऑब्जर्व करना है, और स्मोक निकलता है कि नहीं वो निकलना है। तो फ्लेम का नेचर और स्मोक निकलता है कि नहीं निकलना है, ये तीनों कंपाउंड को जब स्पेटुला पे बर्न करते हैं, स्पेटुला पे रख करके, तो वो हमें ऑब्जर्व करना है। प्लेस ए मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। अब जो फ्लेम निकल रही है, अगर यहाँ पे फ्लेम निकल रही है तो फ्लेम के ऊपर एक मेटल का प्लेट रखो और देखो कि क्या उस प्लेट पे कोई डिफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, और किस कंपाउंड के केस में वैसा हो रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। सो और फिर एक्टिविटी 4.4 में क्या बोला कि लाइट ए बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर ऑफ द होल एट द बेस ऑफ द गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्लेम्स एंड प्रेजेंस ऑफ द स्मोक। तो ये कंपाउंड, अब एक्टिविटी 4.4 में क्या करना है कि बर्नर लेना है। ये एक स्पेशल टाइप का बर्नर होता है जिसमें एयर के फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वो बोल रहा है कि ये तीनों कंपाउंड को तो पहले तो एबेंडेंट मात्रा में जो ऑक्सीजन रहती है उसके प्रेजेंस में बर्न करो, बट बाद में जब ये 4.4 में जो एयर का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करके कम एयर में बर्न करो, फिर ज़्यादा एयर में बर्न करो, और मतलब 2 केस में, एक बार एयर की सप्लाई कम हो जाए, एक बार एयर की सप्लाई जो नॉर्मल रहती वो रहे। तो व्हेन डू यू गेट द येलो शूटिंग फ्लेम, तो जब जब एक बार कम करोगे और एक बार ज़्यादा करोगे तो आपको जो फ्लेम होगा उसका कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो वही पूछा है किस केस में आपको येलो और सूटी फ्लेम मिलेगा और किस केस में ब्लू फ्लेम मिलेगा, है ना। तो ये 2 टाइप्स के फ्लेम आपको मिलेंगे। सो आगे अब वो एक्टिविटी के बेसिस पे यहाँ पे उसके आंसर्स दिए गए हैं। तो अब आगे इसमें ये बताता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया कि सिंगल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन जो हो गए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, वो क्लीन फ्लेम देते हैं। और तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनका जो फ्लेम होगा वो क्लीन होगा, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो येलो फ्लेम देते हैं, है ना, विद द लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लैक स्मोक के साथ साथ येलो फ्लेम देंगे, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे उसकी जो फ्लेम होगी वो बिल्कुल क्लीन होती है। तो ये रिजल्ट में आप पाओगे। तो जैसे एल्कोहल जो है वो बिल्कुल क्लीन फ्लेम देगा, जबकि नेफ्थलीन और कैम्पोर वगैरह
अब इसका फार्मूला क्या होता है वो देखना पड़ेगा, तो वो हो सकता है कि सूटी फ्लेम देंगे। तो दिस रिजल्ट इन द सूटी डिपॉजिट ऑन ए मेटल प्लेट इन द एक्टिविटी 4.3। तो जो हमने एक्टिविटी 4.3 में बोला था ना कि किसी के केस में स्मोक निकल रहा है, तो जब आप अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को करोगे तो उसमें सूट डिपॉजिट होगा। सूट मतलब ब्लैक जो स्मोक निकल रहा है तो उससे थ्रो मतलब उसी को सूट बोलते हैं, तो वो सूट जा करके मेटल के प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। हाउएवर limiting the supply of the air result in the incomplete combustion of even saturated hydrocarbon। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम एबंडेंट मात्रा में मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन की सप्लाई में उसको बर्न करते थे तो वो तो क्लीन फ्लेम देता था, बट यहाँ पे बोला है कि अगर हम एयर की सप्लाई को ही कम कर दें, मतलब एयर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है वो कम हो, अगर कम ऑक्सीजन या कम एयर के प्रेजेंस में इसको हम बर्न करेंगे तब वो क्लीन फ्लेम की जगह पे क्या कहते हैं सूटी फ्लेम वो भी देने लगेगा। इवन सेचुरेटेड कंपाउंड भी होते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो भी सूटी फ्लेम देने लगेंगे जब हम एयर की सप्लाई को कम कर देंगे। तो जो गैस और केरोसिन स्टोव जो हमने घर पे हमारे होता है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें यूज एट होम हैज इनलेट्स फॉर द एयर सो दैट द सफिशिएंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज बर्न टू गिव द क्लीन ब्लूम फ्लेम। तो हमारे गैस के स्टोव पे जो बर्नर होता है आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे होल होते हैं। वो होल इसलिए होते हैं क्योंकि एबेंडेंट मात्रा में ऑक्सीजन या एयर जा करके जो फ्यूल के बर्निंग में हेल्पफुल होगा, तो वहाँ से क्लीन फ्लेम निकलेगी। अदरवाइज वहाँ भी हमें सूटी और मतलब येलो फ्लेम्स वहाँ पे अदरवाइज हमें मिलेगी। तो इसीलिए बहुत सारे होल्स उसमें दिए रहते हैं बर्नर पे, है ना। तो यही एक रीज़न है। सो हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकेंड इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक। तो अगर वो बर्नर जो हमारा होता है, बर्नर में जो बहुत सारे ऐसे होल्स दिए रहते हैं ना, ऐसे सर्कुलर होल ऐसे बहुत सारे दिए रहते हैं, तो अगर हमारा बर्तन जो हमारा यूटेंसिल्स हम यूज कर रहे हैं कुकिंग वेसल्स अगर वो काले हो रहे हैं तो इसका मतलब उसमें एयर की सप्लाई नहीं मिल रही है। क्योंकि जो हमारा फ्यूल है भले ही वो सेचुरेटेड है, क्लीन फ्लेम तो देना चाहिए, बट अगर हम एयर की सप्लाई भी अगर कम कर देंगे, एयर प्रॉपरली मिल ही नहीं रही है फ्यूल को बर्न होने के लिए, तब वो वहाँ से सूटी फ्लेम निकलेगी और सूटी फ्लेम मेटल के सरफेस पे जा कर के डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो उस केस में मतलब एयर के होल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हैं और फ्यूल हमारा वेस्ट हो रहा है ना। तो ये एक रीजन होता है। तो आप लोगों के घर में अगर ऐसा होता है तो हमें वो जो होल्स रहते हैं बर्नर में वो हमें चेक करना चाहिए वो ब्लॉक तो नहीं हो गए हैं। तो फ्यूल सच एज अ कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो कुछ फ्यूल होते हैं, तो कुछ फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम जो होता है इसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है फ्यूल में। तो उसका जब कंबसन करते हैं तो उसमें ऑक्साइड सल्फ़र के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, राइट। इनके अगर सल्फ़र और नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करोगे तो उसके ऑक्साइड सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा, व्हिच इज अ मेजर पॉल्यूटेंट इन द इन्वायरमेंट। तो कोल और पेट्रोलियम जब भी हम बर्न करेंगे तो उससे सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट बोलते हैं कि पॉल्यूट हो रहा है, तो उससे इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होता है। तो जो ये हमारा फ्यूल व्हीकल वगैरह में जो रहता है बाइक वगैरह में जब वो बर्न होता है तो उससे सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, तो वही इन्वायरमेंट में जा कर के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। सो व्हाई डू सब्सटेंसेज बर्न विद और विदाउट फ्लेम। तो हम कुछ सब्सटेंसेज होते हैं वो फ्लेम के साथ और कुछ विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड आइदर ए कोल और ए वुड फायर, इफ नॉट द नेक्स्ट टाइम यू गेट ए चांस टेक ए क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन द वुड और कोल स्टार्ट टू बर्न। तो जब लकड़ी या कोल बर्न होना स्टार्ट करता है तो उसको ऑब्जर्व करना है। तो यू हैव सीन अबव दैट ए कैंडल ऑफ और एलपीजी इन द गैस स्टोव बर्न्स विद द फ्लेम। तो एक कैंडल जो होती है उसमें फ्लेम बनता है, जो एलपीजी हमारा गैस होता है, एलपीजी का गैस का स्टोव जिस पे घरों पे हम खाना बनाते हैं उसमें भी फ्लेम निकलता है। तो ये दो फ्यूल में
इस केस में तो फ्लेम निकल रहा है। हाउएवर यू विल ऑब्जर्व दैट द कोल एंड चारकोल इन एन अंगेठी समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट द हीट विदाउट ए फ्लेम। तो कोयला वगैरह जैसे जो कपड़े प्रेस करने वाला आप लोगों ने अगर देखा होगा तो कपड़े को इस्त्री करने के लिए, उसको प्रेस करने के लिए जो एक होता था तो उसमें कोयले बर्न होते थे। तो कोयला वगैरह या अंगीठी में आप देखोगे कोयला या चारकोल को जब बर्न करते हैं तो उससे फ्लेम नहीं निकलता, वो क्या होता है पूरा बर्न होकर रेड हो जाता है और रेड होकर के ही हीट देता है किसी चीज़ को जो उसके ऊपर रखा हुआ है उसको गर्म होने के लिए। तो चारकोल अंगीठी में जो कोयले और मतलब कोल और चारकोल जो होते हैं वो केवल रेड होकर के हीट का सप्लाई करते हैं, उसमें फ्लेम नहीं निकलता है। दिस इज बिकॉज द फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन द गैसियस सब्सटेंस। तो फ्लेम तब बनेगा जब कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होगा तभी फ्लेम निकलता है। एंड वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंसेज प्रेजेंट। तो जब भी कोई गैसियस सब्सटेंस बर्न होगा तब उसमें फ्लेम निकलेगा, जबकि वुड और चारकोल जो होता है उसके केस में क्या होता है, जब उसको इग्नाइट होता है तो उसमें कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेज प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी अंदर। तो जब वो इग्नाइट करते हैं तो वो वोलेटाइल सब्सटेंसेज, वोलेटाइल है तो मतलब जब उसको हीट देंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा, और वोलेटाइल सब्सटेंसेज वेपोराइज होने के बाद जो फ्लेम बिगनिंग में हम अगर इसको इग्नाइट करते हैं वुड और चारकोल को, तो जो फ्लेम निकलती है उसमें वो जो वोलेटाइल सब्सटेंसेज होते हैं वेपोराइज होने के बाद वो उसमें फ्लेम में बर्न होते हैं, और बर्न हो करके ही वो मतलब सूट वगैरह देते हैं, उसे सूट मतलब देते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, राइट। सो ए ल्यूमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम्स ऑफ द गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। तो ल्यूमिनस फ्लेम तब निकलता है जब कोई गैसियस सब्सटेंसेज के एटम्स हीट कर देते हैं, और उनको मतलब जब कोई गैसियस सब्सटेंस को बर्न करते हैं या हीट करते हैं तो वो ल्यूमिनस फ्लेम हमें देखने को मिलता है। और कलर प्रोड्यूस बाय ईच एलिमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। तो जो कलर होता है जैसे ब्लू कलर या क्या कहते हैं येलो कलर जो होता है फ्लेम का, वो हर एक एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे अलग अलग एलिमेंट मतलब कार्बन लिया तो अलग कलर आएगा, कोई सल्फ़र लिया तो अलग आएगा, नाइट्रोजन लिया तो अलग आएगा। तो अलग अलग एलिमेंट का जो ये फ्लेम निकलता है वो अपने एलिमेंट की खुद की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, राइट। तो उससे मतलब हर एक एलिमेंट एक डेफिनेट यूनिक टाइप का फ्लेम वो जनरेट करता है। ट्राई एंड हीट ए कॉपर वायर। तो घर में अगर कॉपर वायर है तो आप उसको जब बर्न करेंगे फ्लेम में गैस स्टोव पे, तो आप इसका जो कलर होता है वो किस तरीके के दिखेगा वो इसमें पूछ रहा है, तो उसका कलर जो है वो ब्लू और ग्रीन होगा। ओके, कॉपर वायर को जब हम जलाएंगे तो यू हैव सीन दैट द इनकम्प्लीट कंबशन गिव्स द सूट इन व्हिच इज अ कार्बन। सो अगर कोई भी सूट क्या होता है वो कार्बन ही होता है, वो हमने बताया। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी फ्यूल का, तो उससे सूट निकलेगा और वो सूट जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से सूट का फॉर्मेशन होता है, ये हमें पता है। और वो भी सूट भी एक कार्बन ही होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो जो कार्बन है वही निकल के बाहर जाएगा ना, वही डिपॉजिट होगा, है ना, ब्लैक जो होता है सूट। और अगर उस सूट को ऑक्सीजन मिल गई होती तो वो CO2 गैस बना लेता, जो कि गैस के फॉर्म में उड़ जाता। ऑन दिस बेसिस दैट व्हाट विल यू एट्रीब्यूट द येलो कलर फ्लेम ऑफ ए कैंडल फ्लेम टू। तो कैंडल के फ्लेम में येलो कलर क्यों आता है, उसको आप किस चीज़ मतलब उसको ऐसा क्यों होता है वो आप क्या बताओगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ लेड द फॉर्मेशन ऑफ द टीनी इनकैंडेसेंट कार्बन पार्टिकल व्हेन हीटेड टू द हाई टेम्परेचर लाइट एमिट विद द डोमिनेंट येलो कलर। ओके, सो जब हम कैंडल जलाते हैं तो वहाँ पे लेड जो होता है, लेड का उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो अभी हमने बताया कि जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो उससे सूट निकलेगा, राइट। तो जो इनकैंडेसेंट कार्बन पार्टिकल जो होते हैं वो वहाँ से छोटे छोटे वो पार्टिकल कार्बन के निकलते हैं, और वही कार्बन पार्टिकल जब
क्या कहते हैं, निकलने के बाद जब वो फ्लेम जो निकल रही है वो फ्लेम में आकर के, मतलब वो सूट निकलेगा, सूट जा करके वो फ्लेम में जब हीट होकर के बर्न होता है तो वहाँ से लाइट से मिक्स करती है। और उस लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, बट जो डोमिनेंट कलर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। इसीलिए जो कैंडल होती है वो येलो कलर का फ्लेम देती है। ओके, सो ये इसका एक रीजन हो गया। ओके, सो सो ये हो गया। ओके, सो इसमें जो है इनकैंडेसेंट जो दिया गया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसको हीट करेंगे या बर्न करने पर अगर वो लाइट देती है तो उसको हम इनकैंडेसेंट बोलते हैं, राइट। तो कार्बन पार्टिकल जो यहाँ से निकलता है इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, तो वो कार्बन पार्टिकल जब उसको बर्न करते हैं तो वो लाइट एमिट करेगा, तो इसीलिए ये इनकैंडेसेंट कार्बन पार्टिकल होता है। अगर लाइट नहीं करता तो वो इनकैंडेसेंट नहीं होता। तो जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो लाइट एमिट करता है, जिसमें येलो कलर मेजर अमाउंट में रहता है, तो इसीलिए वो येलो फ्लेम मिलता है। ओके, सो ये हो गया। फिर कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम, राइट, दो चीज़ें हैं। तो कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड फ्रॉम द बायोमास, तो वो बायोमास से बनता है कोल और पेट्रोलियम, हुइच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू द वेरियस बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो बायोमास से बनता है, बट बायोमास जो होता है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से मतलब गुजरता है। तो जियोलॉजिकल मतलब अर्थ के अंदर जो जियोलॉजी, अर्थ पे जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं वो जियोलॉजिकल प्रोसेस हो गए, और बायोलॉजिकल मतलब उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, राइट, बैक्टीरियल उसका मतलब बैक्टीरियल, बहुत सारे बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे, वो करेंगे, तो वो बायोलॉजिकल। तो ये दोनों प्रोसेस होते हैं, जियोलॉजिकल भी होता है और बायोलॉजिकल, दो प्रोसेसेज होते हैं। तो कोल कोल क्या होता है? कोल इज द रिमेन्स ऑफ द ट्रीज, फंस एंड द अदर प्लांट दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एगो। तो मिलियंस ईयर एगो पहले जो हमारे इन्वायरमेंट में ट्रीज और झाड़ियाँ और ये प्लांट्स वगैरह रहते थे, वो कोल्स जो होता है इन्हीं ट्रीज और प्लांट्स के रिमेन्स हैं। रिमेन्स मतलब उसके अवशेष हैं। ओके, दीज वर क्रश्ड इनटू द अर्थ परहैप्स बाय द अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है या कोई अर्थक्वेक आता है तो ये बहुत सारे पेड़ वगैरह ज़मीन के अंदर वो धंस जाते हैं, मतलब दब जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। और दबने के बाद जब मिलियंस ईयर्स एगो तक रहते हैं तो उसमें बहुत सारे जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस की वजह से ही कोल का फॉर्मेशन होता है। सो दे वर प्रेस्ड डाउन बाय द लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड रॉक। तो बहुत सारे अर्थ की लेयर्स और रॉक के थ्रू वो प्रेस रहते हैं। दे स्लोली डिकेड इनटू द कोल। तो स्लोली स्लोली उसका जो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से वो डीके हो जाता है कोल में। सो ये हो जाता है। एंड ऑयल एंड गैसेज आर द रिमेन्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द टीनी प्लांट्स एंड एलिमेंट दैट लिव्ड इन द सी। तो एक तो हो गया ये कोल। फिर ऑयल और गैसेज जो मिलते हैं हमें अपने नेचर में, तो ऑयल और गैसेज जो होते हैं वो बहुत सारे समुद्र में, राइट, सी में बहुत सारे जो टिनी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उनके रिमेन्स होते हैं, राइट। तो कोल्स, ट्रीज, फर्न्स और प्लांट्स जो कि बहुत सारे मिलियंस ईयर अगो पहले थे उनके रिमेन्स हैं। बट ऑयल और गैसेज जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे और एनिमल्स जो होते हैं उनके रिमेन्स होते हैं। और जब वो मर जाते हैं, जब ये टिनी प्लांट्स और एनिमल्स जब वो मर जाते हैं तो देयर बॉडीज सैंक टू द सी बेड। वो मरने के बाद वो सी के, ये सी है मान लो, यहाँ पे एनिमल्स रहता है, मरने के बाद वो सी के बेड में चले जाते हैं, सैंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। और उसके ऊपर जब यहाँ पे सिल्ट मिट्टी के थ्रू वो दब जाते हैं, तो दबने के बाद बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स। तो वो उनके ऊपर क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करता है। मरने के बाद जब वो नीचे चले जाते हैं तो उसको बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है और उनको ऑयल और गैसेज में टर्न कर देता है अंडर द हाई प्रेशर एंड देवर बीइंग सब्जेक्टेड टू द। तो इसके अंदर जैसे आपको पता है कि अगर अर्थ ये वाटर है, वाटर में जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये प्रेशर बढ़ता जाता है। तो अर्थ का जो सी का बेस वगैरह है वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है, राइट। सो बहुत हाई प्रेशर के अंदर में ये ऑयल और गैसेज जो होते हैं वो, मतलब ऑयल और गैसेज फॉर्म होते हैं बैक्टीरियल अटैक के द्वारा, राइट। तो जो डेड रिमेन्स होते हैं उस पर बैक्टीरिया अटैक करके ऑयल और गैस निकालता है हाई प्रेशर के केस में, हाई प्रेशर सब्जेक्ट करके, राइट। सो दे वर बीइंग सब्जेक्टेड टू द
मतलब हाई प्रेशर तो अर्थ की गहराई के मतलब वो समुद्र की गहराई की वजह से हाई प्रेशर हो, तो हाई प्रेशर के अंडर में ऑयल और गैसेज फॉर्म होते हैं। ओके, सो सिल्ट जो होता है वो मीनवाइल द सिल्ट वाज स्लोली कंप्रेस्ड इनटू द रॉक। तो जो अब हाई प्रेशर है तो जो सिल्ट होता है वो धीरे धीरे रॉक का फॉर्म ले लेता है। ओके, और जो ऑयल और गैसेज होते हैं वो उसी रॉक में शिफ्ट होते हैं, मतलब उसी में जो पोरस होता है, जैसे रॉक्स वगैरह आप देखोगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो छिद्र होता है तो वो पोर्स बोलते हैं उसको। तो उसी पोर्स में वो मतलब सीप हो जाते हैं, मतलब उसी में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसी रॉक में, उसी रॉक के पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि वो इस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे एक स्पंज है, तो स्पंज में आप इसको वाटर में लेते हो तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। तो उन पोर्स के थ्रू वाटर यहाँ के वाटर अंदर जा करके उसमें जिस तरीके से वो सीप हो जाता है उसी तरीके से उस रॉक में भी ये ऑयल और गैसेज जो फॉर्म होते हैं उसमें सीप हो जाता है। कैन यू गेस व्हाई कोयल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल? तो ये फॉसिल फ्यूल क्यों होता है कोल और पेट्रोलियम? क्योंकि दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द एंशियंट ऑर्गेनिज्म। तो जो बहुत पुराने हमारे ऑर्गेनिज्म थे इन्वायरमेंट में, जैसे कि प्लांट और एनिमल, तो उनके रिमेन्स से बनता है ये पेट्रोलियम और कोल, तो इसीलिए हम इसको फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। और ये जो भी मतलब एंशियंट ऑर्गेनिज्म थे जो कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो रहते थे, उनके रिमेन्स होते हैं, ये भी एक पॉइंट है। ओके, सो ये हो गया हमारा कंबसन के बारे में। ओके, सो आगे हम चलते हैं, आगे है ऑक्सीडेशन। अब अभी तक हमने कंबसन पढ़ा, अब हम कार्बन कंपाउंड के मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो हमें इसमें ये बोल रहा है कि एक एक्टिविटी 4.5 है, तो एक्टिविटी 4.5 में बोल रहा है कि 3 ml आपको एथेनॉल लेना है टेस्ट ट्यूब में और इसको गर्म करना है जेंटली इन द वाटर बाथ। फिर 5% ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एल्काइल पोटेशियम परमैंगनेट। तो एल्कलाइन मतलब ये बेसिक होना चाहिए, बेस में पोटेशियम परमैंगनेट एक कंपाउंड होता है ना। तो उस कंपाउंड को बेस में आप मिला लो, सॉल्व कर लो, है ना। तो एल्कलाइन मतलब बेस, बेस में इस पोटेशियम परमैंगनेट जिसका कि फार्मूला KMnO4 होता है। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट को पहले तो पाउडर के फॉर्म में रहेगा, फिर आप इसको बेस में जब डालोगे जो कि लिक्विड के फॉर्म में है तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका 5% सॉल्यूशन जो है आपको डालना है उस टेस्ट ट्यूब में, जो हमने 3% वाला टेस्ट ट्यूब में एथेनॉल ऊपर लिया है। डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट एडेड इनिशियली? तो इनिशियली जब आप ऐड कर रहे हो तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक कलर होता है, क्या वो कलर चेंज हो मतलब रहता है इनिशियली? वही वो पूछ रहा है। व्हाई डज द कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपेयर व्हेन एक्सेस इज एडेड? तो जब आप एक्सेस में ये 5% जो वाला सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो इसको जब आप एक्सेस अमाउंट में आप ऐड कर दोगे तो उसका जो कलर है वो डिसअपेयर, तो जो उसका कलर रहता है पोटेशियम परमैंगनेट का, जब आप एक्सेस अमाउंट में उसको मिलाओगे उसमें टेस्ट ट्यूब में, तो उसका जो कलर है वो डिसअपेयर नहीं होगा। इनिशियली जो होता है उसका कलर डिसअपेयर हो जाएगा जब आप उसमें एथेनॉल में मिलाओगे, बट बाद में बहुत एक्सेस अमाउंट में डाल दोगे उस टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसका कलर डिसअपेयर नहीं होगा, जो नेचुरल कलर पहले था वही कलर रहेगा। सो आगे ये एक्टिविटी 4 पॉइंट हुई, इसके रिजल्ट अभी नीचे मतलब क्या होता है वो नीचे बुक में बताया होगा, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सो यू हैव लर्न दैट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर, वो तो सही बात है, हमने पढ़ा था। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन द कंबसन। तो कार्बन के कंपाउंड कंबसन जब उनका करते हैं एयर के प्रेजेंस में तो वो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये हमने ये भी सही पढ़ा था। इन एडिशन टू दीज कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच द एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके साथ साथ मतलब कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो ऑक्सीजन अगर उनको मिलता है तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंबसन होने पर। उसके अलावा भी वो क्या है, एल्कोहल के साथ जो होता है रिएक्शन करके कार्बन के कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम आगे पढ़ समझते हैं। तो यहाँ पे यही दिया गया है, सो यहाँ पे यही दिया गया कि ये क्या है, ये कौन सा एल्कोहल है, ये एथेनॉल हुआ, चूँकि 2 कार्बन है तो एथेन हुआ, और ओएल अल्कोहल ग्रुप है तो एथेनॉल हो गया। तो एथेनॉल को जब एल्कलाइन मतलब बेस में KMnO4
का मिक्सर लिया और उसको हीट किया, वार्म किया ना, यही बोला था। और इसकी जगह आप या तो एसिडिफाइड क्रोमियम पोटेशियम क्रोमेट भी ले सकते हो। ये पोटेशियम क्रोमेट भी होता है। तो या तो एसिडिफाइड मतलब ये पोटेशियम क्रोमेट अगर लोगे तो उसको एसिड में उसका घोल बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन। अगर KMnO4 लेते हो तो उसका बेस में क्या कहते हैं सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। और ये दोनों या इधर ये लो इधर ये लो, उसके प्रेजेंस में हमें हीट देना होगा, वार्म करना होगा। तो जो एथेनॉल होता है वो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे एल्कोहल है, ये क्या है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है OL राइट, एल्कोहल। और ये जो है ये एसिड है, तो एल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। B said that some substances are capable of adding oxygen to other. These substances are known as the oxidizing agent. तो इसमें क्या है, पहले एक ऑक्सीजन था, अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया राइट। तो ये जो कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड क्या है, ये इस अल्कोहल में एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं वो दूसरे दूसरे सब्सटेंसेज में ऑक्सीजन ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिन सब्सटेंसेज में, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं राइट। तो ये ऑक्सीड के एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एल्केनाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैं क्रोमेट बोल रहा था, तो पोटेशियम डाई, चूँकि दो है ना, तो 2 क्रोमियम है तो डाइक्रोमेट हो गया। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ये एल्कोहल को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, वही ऊपर रिएक्शन में दिया गया है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज कर देते, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एल्कोहल में जो है एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, तो जो भी जिसमें आप मिलाओगे जिस मटेरियल में, तो वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन ऐड होना। तो जो सब्सटेंसेज ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो उसको ऑक्सीडाइजन एजेंट बोलते हैं, और जिसमें ऐड हो जाता है तो मतलब उसको बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हो गया तो वो एसिड में कन्वर्ट हो गया। सो दे आर नोन एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमने पढ़ लिया। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। फिर आगे हम अभी एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें हम अगर हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल, तो पैलेडियम लो, आइदर पैलेडियम आइदर निकल, इसकी प्रेजेंस में जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो ये पैलेडियम और निकल क्या है, कैटालिस्ट है राइट। तो जब इनकी प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं दैट कॉज ए रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट। तो कैटालिस्ट, अभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जिसकी वजह से कोई रिएक्शन आइदर अकर करेगी, मतलब कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी, या रिएक्शंस के जो रेट होते हैं वो उसको चेंज भी कर देता है। प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग ए, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट वगैरह बनता है प्रोडक्ट तो वही बनेगा। इसकी कैटालिस्ट का जब मिलाओगे, मतलब किसी भी रिएक्शन में जब ऐड करोगे कैटालिस्ट को, तो रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो तो वही रहेंगे, प्रोडक्ट वगैरह नहीं चेंज होंगे। तो उसमें 2 ही चीज़ ये करता है। पहला चीज़ ये करता है किसी रिएक्शन में कि रिएक्शन अगर कैटालिस्ट नहीं मिलाओगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो एक तो काम ये कर देता है, तो कुछ रिएक्शंस में वो रिएक्शंस अकर होने के लिए कारण बनता है, और कुछ रिएक्शंस में तो रिएक्शंस तो होगी, बट ये कैटालिस्ट जब आप मिलाओगे तो रिएक्शन का जो रेट होता है वो अल्टर हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो किसी में हो सकता है इंक्रीज कर दे और किसी में हो सकता है रिएक्शन का रेट डिक्रीज कर दे। तो मान लो पहले 2 घंटे में रिएक्शन हो रही थी, तो 2 घंटे से अभी वो 1 घंटे में ही रिएक्शन होने लगेगी। और डिक्रीज होने का मतलब मान लो 2 घंटे ले रही है तो अब वो 4 घंटे लेगी रिएक्शन होने में। तो ये कैटालिस्ट का काम होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल यूजिंग ए निकल कैटालिस्ट। तो निकल, ये इस तरीके की जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं इसको हम वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं उसके हाइड्रोजनेशन में
यूज करते हैं निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो वेजिटेबल्स ऑयल जनरली क्या होता है, वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं। तो वेजिटेबल्स ऑयल जो निकलते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होते हैं और लॉन्ग चेन वाले होते हैं, राइट। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम मतलब ये हो गया, और तो उसको जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। व्हाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। तो एनिमल फैट्स जो होते हैं उसमें हमें सैचुरेटेड कार्बन चेन का मिलता है, जबकि जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसमें हमें अनसैचुरेटेड कार्बन चेन मिलता है। ओके, तो ये हो गया। तो यही वो रिएक्शंस जो ऊपर होती है वो यहाँ पे दिखाया गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आर मतलब हो गया, जैसे ये आर मतलब एल्किल ग्रुप होता है, तो एल्किल मतलब CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, मतलब कोई भी एल्केन है तो उससे ये एल्किल का मतलब ये होता है। ये आर को हम क्या बोलते हैं, आर को हम एल्किल बोलते हैं, एल्किल है ना ये एन है ना इन है ना आइन है, इसको हम एल्किल बोलते हैं। तो एल्किल क्या होता है, जब ये एल्केन जो होता है 2n+2, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देते हैं, तो CnH2n+1 ये बनेगा, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग n की वैल्यू पुट करते जाओ 1 से लेकर के 2 तक, तो अलग अलग वैल्यू एल्किल ग्रुप मिलेंगे। तो यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ऐसे C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये R जहाँ जहाँ लिखा है इसका मतलब ये एल्किल होगा। ओके, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निकल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस जब ऐड करेंगे तो वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में ऐड हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो यू मस्ट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल्स ऑयल आर हेल्दी। तो जैसे जब ऐड आता है टीवी में तो उसमें देखोगे कुछ वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं वो हेल्दी है, ऐसा लिखते हैं, राइट। तो एनिमल फैट जनरली कंटेन द सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हिच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द एट। तो एनिमल फैट्स जो होते हैं उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। और ऑयल में क्या होता है, ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो वो कुकिंग के लिए इसीलिए वो बनाया जाता है। तो अनसैचुरेटेड है, तो जब वो बाद में रिएक्शंस होकर के डिकम्पोज होगा तो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो सैचुरेटेड होने के बाद मतलब उसमें कोई रिएक्शन से, हमने ये भी पढ़ा था ना कि चैप्टर के स्टार्टिंग में सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं उसका रिएक्शन कम होता है या होता ही नहीं, अनसैचुरेटेड का ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा। तो जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वही कुकिंग के लिए चूज किए जाते हैं। और जो एनिमल्स फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर आगे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये बोला है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है आर फेयरली अनरिएक्टिव है, जो कि हमने अभी ऊपर भी बताया, एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट रिएजेंट। तो मोस्ट रिएजेंट मतलब रिएक्शन करने वाला, तो कोई भी चीज़ इसमें मिलाओगे, कोई भी केमिकल, तो वो इनर्ट ही रहेंगे, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगे, बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन को ऐड करते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो एक बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है उसमें। तो क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स 1 by 1। तो जो क्लोरीन ऐड करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो वो जितने भी हाइड्रोजन्स रहते हैं हाइड्रोकार्बन में 1 by 1 सबको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से चूंकि वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, राइट, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ पे क्लोरीन आ गया, तो उसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो इसको हम सब्सटीट्यूशनल रिएक्शंस बोलते हैं। बिकॉज वन टाइप ऑफ आइटम्स आर ए ग्रुप ऑफ आइटम्स टेक प्लेस द अनदर। तो यहाँ पे सारा मतलब एक टाइम मतलब क्लोरीन ही जा करके सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है, राइट। तो एक टाइप का आइटम दूसरे टाइप के आइटम्स की जगह ले ले रहा है, तो मतलब उसको सब्सटीट्यूट कर दे रहा है, राइट। तो मान लो ऐसे 4 लोग यहाँ बैठे हैं, इसकी जगह को हटा करके एक यहाँ बाहरी आदमी था वो आके बैठ गया, तो इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट कर दिया उसको। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वो सब्सटीट्यूट कर देता है, क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, so a number of product are usually formed when the highest homologous of the alkanes, अच्छा, formed with the higher homologous of the alkanes। तो होमोलॉगस सीरीज में जो हायर कंपाउंड मतलब ज़्यादा कार्बन चेन वाला जो एल्केन्स होगा उसमें
बहुत ही मतलब प्रोडक्ट्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो जैसे मीथेन है, मीथेन को अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन गैस, अगर क्लोरीन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब रिएक्शन करवाया जाएगा, तो CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो HCl एसिड हो गया और ये एक CH3Cl एक कंपाउंड बना, जो कि हम क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, राइट, जो कि एनेस्थीसिया वगैरह में काम आता है क्लोरोफॉर्म। सो आगे इसके बेसिस पे अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस अगर देख कहते हैं, तो व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ द एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज था व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ द एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वो जब एथेनॉल हमने देखा कि पोटेशियम एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं एथेनॉल का, है ना, उनकी कंपाउंड में, तो उसमें क्या होता है, वार्म करते हैं, राइट। रिएक्शन मतलब उसको पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट जब अल्कोहल में ऐड करते हैं और उसको वार्म करते हैं, तो अल्कोहल जो होता है वो ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, जैसे ये C2H5OH है ना, और यहाँ पे हमने एल्कलाइन KMnO4 ऐसे ले लिया और इसको हीट किया मतलब वार्म किया। तो यहाँ से ये C2H5COOH ये बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये COH आ गया, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन था और यहाँ पे दो ऑक्सीजन आ गया जब COH लिखा, राइट। तो COOH में 2 ऑक्सीजन आ गया। तो जब अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है एथेनॉल एथेनोइक एसिड में, तो 2 ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, सो ये हो गया। सो ए मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीजन एंड एथीन। तो ऑक्सीजन और एथीन, एथीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो ये C2H4 है ना, अच्छा एथाइन लिखा है तो C2H2 होगा, आइन वाला है, राइट, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ऑक्सीजन को मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एथाइन को ऑक्सीजन में के साथ लिया, ये बर्न फॉर द बिल्डिंग, कैन यू टेल व्हाई। तो जो बिल्डिंग करते हैं तो एथाइन गैस, एथाइन क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, इसको ऑक्सीजन के साथ मिक्सर के साथ बर्न करते हैं। तो ऑक्सीजन का मिक्सर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। तो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मतलब ये जब इसको बर्न करेंगे तो इसको सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन मिले, राइट। तो इनकम्प्लीट कंबशन अगर होगा तो हमें सूटी येलो फ्लेम मिलेगी, हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, राइट। क्लीन और हीट जो होता है वो ज़्यादा इनफ नहीं रहेगी। तो जब ऑक्सीजन मिलाएंगे तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है, एथाइन को ऐसे ही बर्न करते हैं, तो वहाँ से हमें सूटी येलो फ्लेम मिलेगी। बट क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं ऑक्सीजन मिक्स कर रहे हैं तो उसका एथाइन जो है उसका कंप्लीट कंबशन होगा। कंप्लीट कंबशन होगा तो क्लीन एयर मिलेगी और ज़्यादा हीट मिलेगी, है ना। तो क्लीन फ्लेम मिले और ज़्यादा हीट जनरेशन हो, इसीलिए वो क्या कहते हैं उसमें हम ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। एयर क्यों नहीं मिलाते हैं, ऑक्सीजन ही क्यों मिलाते हैं? तो एयर इसलिए नहीं मिलाते हैं क्योंकि क्या है, एयर में हमारा बहुत सारे और भी सल्फर, नाइट्रोजन और भी चीज़ें रहती हैं। तो जब ये चीज़ें बर्न होती हैं तो ये भी क्या कहते हैं सूटी मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। एयर में क्या होता है, एयर अगर मिलाएंगे तो एयर में बहुत सारे और भी चीज़ें मिक्स होती हैं जिससे कि कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। तो मतलब कंप्लीट कंबशन कराने के लिए हम ऑक्सीजन मिलाते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो हमारा फ्लेम होगा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा और सूटी येलो फ्लेम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जो कि बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए एयर नहीं मिलाते हैं। ओके, सो ये हो गया। सो आगे हमारा सेक्शन 4.4 है। तो इस सेक्शन में कुछ कार्बन कंपाउंड जैसे कि एथेनॉल और एथेनोइक, 2 कार्बन कंपाउंड इस क्लास में मतलब मेजरली फोकस है। तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओके।